15 अगस्त 1947 भारत आजाद तो हो गया, लेकिन देश के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जो आजादी की लड़ाई से भी कम नहीं थी। उस समय भारत आज की तरह एक संगठित राष्ट्र नहीं था। देश ब्रिटिश प्रांतों और लगभग 565 देसी रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों के सामने 3 विकल्प थे: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में जाना या स्वतंत्र राष्ट्र रहना। जरा सोचिए, अगर कुछ बड़ी रियासतों ने स्वतंत्र रहने का फैसला कर लिया होता तो क्या आज का भारत ऐसा दिखता जैसा हम जानते हैं? आखिर 565 रियासतों को एक भारत में कैसे जोड़ा गया और क्यों राष्ट्रीय एकीकरण स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती बन गया? आइए समझते हैं एक बिखरे हुए भूभाग से एक मजबूत भारत बनने की कहानी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी के साथ ही देश के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जो आजादी की लड़ाई से भी कम नहीं थी। यह चुनौती थी एक बिखरे हुए भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र में बदलने की। आज हम जिस भारत को एक मानचित्र के रूप में देखते हैं, वह हमेशा से ऐसा नहीं था। आज 2026 तक भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। लेकिन 1947 में भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय भारत मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला ब्रिटिश प्रांत, दूसरा लगभग 565 देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत वे क्षेत्र थे जिन पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन था, जबकि देशी रियासतों पर स्थानीय राजा, नवाब और महाराजा शासन करते थे। हालांकि ये रियासतें पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थीं। इन पर ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता लागू थी, जिसे पैरामाउंटेंसी कहा जाता था। रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अंतिम अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। लेकिन इस अधिनियम का एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सर्वोच्चता यानी पैरामाउंटेंसी समाप्त कर दी गई। इसका अर्थ यह था कि अब रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच मौजूद सभी समझौते समाप्त हो चुके थे। अब इन रियासतों के सामने 3 विकल्प थे: वे भारत में शामिल हो सकती थी, वे पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी या स्वतंत्र रहने का निर्णय ले सकती थी। जरा सोचिए, अगर कुछ बड़ी रियासतों ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया होता तो क्या आज का भारत ऐसा दिखता जैसा हम जानते हैं? क्या देश की राजनीति, एकता, आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास संभव हो पाता? विभाजन के बाद भारत किसी और विघटन का जोखिम नहीं उठा सकता था। यही कारण था कि राष्ट्रीय एकीकरण स्वतंत्र भारत की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। लेकिन भारत का राजनीतिक मानचित्र अभी अधूरा था। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या सैकड़ों रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ा जा सकता है? अगर कुछ बड़ी रियासतें स्वतंत्र रहने का फैसला कर लेती तो भारत कई छोटे छोटे देशों में बढ़ सकता था। ऐसे में यह जिम्मेदारी संभाली स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनके साथ थे वीपी मेनन, जो उस समय राज्य विभाग के सचिव थे। सरदार पटेल का मानना था कि राजनीतिक एकीकरण के बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। उन्होंने रियासतों के शासकों को समझाया कि उनकी सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और जनता का भविष्य एक मजबूत भारत के साथ जुड़ने में ही है। रियासतों के भारत में विलय के 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए गए। पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र, दूसरा मर्जर एग्रीमेंट यानी विलय समझौता। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद रियासतें रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषय भारत सरकार को सौंप देती थी। के बाद मर्जर एग्रीमेंट के माध्यम से अधिकांश रियासतों का पूर्ण विलय भारतीय संघ में कर दिया गया। सरदार पटेल की कूटनीति, संवाद और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था कि अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ रियासतों ने शुरुआत में इसका विरोध किया। इनमें थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर सबसे प्रमुख थे। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि वहां की अधिकांश जनता भारत के पक्ष में थी। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनता ने भारी बहुमत से भारत में विलय का समर्थन किया। हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन भारत के बीचों बीच स्थित एक स्वतंत्र हैदराबाद देश की एकता
और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। स्थिति बिगड़ने पर सितंबर 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह शुरुआत में स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से सैन्य सहायता मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इन घटनाओं ने संविधान निर्माताओं को एक महत्वपूर्ण सबक दिया। भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र आवश्यक था। यही सोच आगे चलकर भारतीय संविधान के भाग 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र का आधार बनी। 1950 तक अधिकांश रियासतों का भारत में एकीकरण पूरा हो चुका था, लेकिन यह केवल राजनीतिक सफलता नहीं थी। इसने संविधान निर्माताओं के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा कर दिया। आखिर इतने विविधताओं वाले देश को एकजुट कैसे रखा जाए? कैसे सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई राज्य अलग होने की मांग न करे? कैसे राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाया जाए? दरअसल विभाजन की त्रासदी, देशी रियासतों की चुनौतियों और जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद जैसे अनुभवों ने संविधान निर्माताओं को एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। वह सीख थी भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक ऐसी संघीय व्यवस्था चुनी जिसमें राज्यों को पर्याप्त अधिकार तो मिले, लेकिन राष्ट्रीय एकता पर कोई खतरा न आए। यही कारण है कि भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद से अलग है। अमेरिका में राज्यों ने मिलकर संघ बनाया था, लेकिन भारत में पहले राष्ट्र का निर्माण हुआ और उसके बाद राज्यों की व्यवस्था तय की गई। इसी सोच ने आगे चलकर संविधान के भाग 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र को जन्म दिया। संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि भारत राज्यों का केवल एक समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसा संघ है जिसकी एकता और अखंडता अविभाज्य है। यही वजह है कि भारतीय संविधान किसी भी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं देता। इसलिए संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने, नए राज्य बनाने और आवश्यक होने पर राज्य क्षेत्र का पुनर्गठन करने की शक्ति भी दी गई। आज हम जिस भारत को देखते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला यह विशाल लोकतंत्र, उसकी नींव 1947 से 1950 के बीच लिए गए उन ऐतिहासिक निर्णयों में छिपी है, जिन्होंने एक बिखरे हुए भूभाग को एक मजबूत राष्ट्र में बदल दिया। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, विविधता में एकता। 1947 में भारत के सामने चुनौती सिर्फ आजादी हासिल करने की नहीं थी, बल्कि उस आजादी को एकता में बदलने की भी थी। और यही कारण है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च स्थान दिया गया। लेकिन आखिर संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा? क्या कोई राज्य भारत से अलग हो सकता है? और संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति कहां से मिलती है? इन सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में खोजेंगे।